हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। और जिस ढंग से 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसके बाद एक बहस सी चल पड़ी है देश में कि क्या देश में अब आर्थिक सुधार नहीं होंगे, क्या आर्थिक सुधारों की रफ्तार थम जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, या कंसल्टेशन यानी सहमति बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। संसद के अंदर जो नए आर्थिक सुधारों को लेकर जो बिल प्रस्तावित हैं, वो सब स्टैंडिंग कमेटी को लोकसभा में और सेलेक्ट कमेटी यानी प्रवर समिति को राज्यसभा में सौंप दिए जाएंगे। उसमें फिर देरी हो जाएगी या फिर बिल अटक जाएंगे, सहमति बनाने के चक्कर में बिल अटक जाएंगे, और जब तक बिल पास होंगे तब तक बहुत ज्यादा देरी हो चुकी होगी। ये कुछ सवाल हैं जो सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, लेकिन साथ साथ जोड़ा कि आगे वो कंसल्टेशन की कोशिश करेंगे और कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, साथ ही साथ किसानों के प्रतिनिधि होंगे। उससे लगता है कि अब सहमति पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या है। अब दिक्कत यह है कि श्रम सुधार 4 श्रम कानून बनाए गए हैं। एक 2019 में बन गया था, 3 2020 में बन गए, और इनको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है क्योंकि श्रम कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए राज्यों को भी इसको नोटिफाई करना है। केरल की सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, इन लोगों ने, इन सरकारों ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, और इस पर केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा जोर देने की स्थिति में नहीं है। तो क्या श्रम सुधार भी लागू नहीं हो पाएंगे? स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करता रहा है। भारतीय किसान यूनियन किसानों के जो 3 कानून थे उसको लेकर 100% सहमत नहीं था, लेकिन असहमति उस रूप में थोड़ा डर था, थोड़ी हिचक थी, थोड़ा संघ का दबाव था, तो वो सामने नहीं ला रहा था। क्या अब ये लोग खुलकर सामने आने लगेंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल तो देखिए कहानी ये है कि अब फरवरी मार्च में चुनाव होंगे 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है। यानी तब तक तो नया कोई सुधार आने वाला नहीं है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने बचते हैं सरकार के पास। 6 महीने इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फिर अक्टूबर आ जाएगा, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, जिसको बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि लूज करना, उसका चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश का चुनाव होगा, और हिमाचल और गुजरात दोनों जगह कांग्रेस से उनका मुख्य मुकाबला है, यानी बीजेपी हारी तो दोनों जगह कांग्रेस सत्ता में आएगी। ये बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। तो क्या आर्थिक रफ्तार पर, सुधारों की जो रफ्तार है उस पर फिर नए सिरे से रोक लग जाएगी? बड़ा सवाल उठता है। 2022 ऐसे निकल जाएगा, 2023 शुरू हो जाएगा, फिर बजट बनाना होगा, आखिरी बजट होगा सरकार का, और इसमें अच्छा करने की कोशिशें होंगी, और आखिरी साल में तो कोई आर्थिक सुधार करने का फैसला कोई सरकार नहीं कर पाती है, और क्योंकि चुनावी साल शुरू हो जाता है। फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। इस बीच और भी कई राज्यों में चुनाव हैं। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में 16 विधानसभाओं के चुनाव हैं, जिसमें ये 5 राज्यों के चुनाव शामिल हैं। तो ऐसे में क्या इलेक्टोरल पॉलिसी जो है, चुनावी रणनीति, चुनावी राजनीति है, वो आर्थिक नीतियों पर हावी हो जाएगी? ये एक बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तब उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून जो पिछली सरकार का था उसको बदला था, और ऑर्डिनेंस के जरिए एक नया कानून लेकर आए थे जो किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा था। तब सूट बूट की सरकार कह दिया था राहुल गांधी ने, और अचानक हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी बैकफुट पर आ गए थे और वो लेफ्टिस्ट हो गए थे एक तरह से। प्रो पुअर योजनाएं फिर बड़े पैमाने पर शुरू की गई। पहले कहा जा रहा था कि पीएसयू बेचे जाएंगे, कहा जा रहा था इंडियन एयरलाइंस को बेचा जाएगा, और ज्यादा कंपनियों को बेचा जाएगा, मोनेटाइज किया जाएगा, और ज्यादा खोला जाएगा मार्केट को। श्रम कानून बनाए जाएंगे ताकि जो विदेशी देशों से जो भारत में उद्योग लगाना चाहें उनके लिए और ज्यादा रास्ते खुल सकें और रुकावटें और ज्यादा खत्म हो सकें। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि नहीं हो पाया।
कुल मिलाकर जनधन योजना जैसी चीजें शुरू हुई, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, उज्ज्वला योजना शुरू हुई, उजाला योजना शुरू हुई, और इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्षेत्र में जरूर काम हुआ, सॉल्वेंसी कोड जरूर आया, जीएसटी लागू किया गया, भले ही वो हाबड़तोड़ ढंग से लागू किया गया, उसमें बहुत सी खामियां रह गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर लागू करने का साहस किया। उस समय ये कहा जा रहा था कि जो देश दुनिया भर में करीब 150 देशों में जीएसटी जैसी चीज है, और जो देश में जो सरकार जीएसटी लागू करती है वो वापस सत्ता में नहीं आती, लेकिन बीजेपी सत्ता में आई और पहले से ज्यादा बहुमत से सत्ता में आई। तो कुल मिलाकर इस तरह के यूरिया वाला जो मामला हुआ, जिसमें कहा गया कि उसमें यूरिया को भी थोड़ा नीम कोटेड किया गया, ये भी एक बड़ा सुधार था। बहुत सारी जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सब्सिडी सीधा खातों में जमा कराई गई। नरेगा को भी, मनरेगा जो था उसको भी थोड़ा व्यवस्थित किया गया, एसेट्स की पहचान की गई। तो ये सारे कुछ सुधार के काम हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं थी कांग्रेस सरकार की जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पे थी, उन योजनाओं का नाम बदला गया। फसल बीमा योजना को भी उसमें हम ले सकते हैं, और नए सिरे से उसको मॉडिफाई करके वो योजनाएं लागू की गई। दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ तो बड़े जोर शोर के साथ कहा गया कि अब असल में जो आर्थिक सुधार होंगे, और उसमें शुरू के साल में सरकार कुछ तेजी भी लाती दिखी। जैसे श्रम कानून है, 2019 में न्यूनतम मजदूरी वाला एक्ट लागू कानून पास किया गया, अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। 2020 में 3 अन्य कानून पास किए गए श्रम से संबंधित, अभी तक ये लागू नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि सीए, नागरिक संशोधन अधिनियम, ये भी नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये भी अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, जबकि इसको राष्ट्रपति की मोहर लगे करीब 1.5 साल के आसपास या उससे भी ज्यादा हो चुका है। तो बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। क्या इलेक्टोरल जो राजनीति है वो ज्यादा हावी हो जाएगी? देखिए, कोई भी आर्थिक सुधार लागू होता है तो उससे सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी भी आर्थिक सुधार में पूर्ण सहमति, 100% सहमति नहीं बन सकती। कुछ लोग नाराज रहेंगे ही रहेंगे। आपको उनकी नाराजगी के बावजूद एक राजनीतिक जोखिम उठाना पड़ता है, एक राजनीतिक फैसला लेना पड़ता है, कड़ा फैसला लेना पड़ता है, और जो मजबूत सरकारें होती हैं, जो मजबूत नेता होते हैं, वही इस तरह का फैसला कर सकते हैं। ऐसी छवि प्रधानमंत्री मोदी की अब तक रही है। एयर इंडिया बेचने का आखिरकार हो ही गया मामला, और वो बिक ही गया है, टाटा को वापस चला ही गया है। इसके अलावा कुछ जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया गया है। एक बीमा कंपनी का भी किए जाने की बात है, तो उस दिशा में भी चीजें बढ़ी हैं। कोयले की जो खदानें हैं उनको भी निजीकरण उनका भी किया गया। अब उसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन शुरुआती सालों में आपको विरोध भी झेलना पड़ेगा, और शुरुआती सालों में वो रिजल्ट भी नहीं आते। जैसे जीएसटी, अब जाके उसके नतीजे आने लगे हैं। अब भी उसमें काफी चीजें ठीक करने की जरूरत है, जो किश्तों में ठीक हो रही हैं, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी है। ये एक सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन भी आप देखिए, करीब 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का, 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का इस बार हुआ है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो ये कहने का मतलब है कि आर्थिक सुधार जारी रहेंगे, या फिर आर्थिक सुधारों पर बीजेपी के जो हिंदुत्व वाले या जो घोर कट्टर हिंदुत्व वाले चेहरे हैं वो कहीं हावी होने की कोशिश इस रूप में तो नहीं करेंगे कि देखिए भाई, आर्थिक सुधारों में तो बड़े लफड़े हैं, सुधार करते हैं। जैसे 1 साल किसान धरने पर बैठे रहे, झुकना पड़ा, सरकार की छवि खराब हुई, किसान विरोधी छवि बन गई, कुछ हासिल नहीं हुआ, और ऐसे में क्यों ना कोई हिंदुत्व किया जाए, वही हिंदू और मुसलमान चुनाव किया जाए, वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, वही डिवाइड एंड रूल के हिसाब से चला जाए, जिसमें वोट अच्छा खासा मिल जाता है, कुछ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, ये कहा जाता है। तो क्या इस दिशा में सरकार बढ़ेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। जितना प्रधानमंत्री मोदी को मैं जानता हूं, उतना मुझे नहीं लगता। ऐसा सूट बूट की सरकार वाले तंज से वो थोड़े हिले थे, और इस कदर हिले थे कि प्रो पुअर योजनाएं उन्होंने ज्यादा शुरू की थी। उस समय जरूरत भी थी इसकी, आज भी जरूरत है। लेकिन आज क्या है कि उस समय
जीडीपी 8%, 8.5% चल रही थी, तो देश झेल जाता था इन चीजों को। अब जीडीपी कम है, तो ऐसे में फिर एक बड़ा तबका सोचता है कि हमारी जेब से पैसा निकालकर गरीब की जेब में पैसा डाला जा रहा है। जैसा मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में हुआ था, जीडीपी 8.5-9% थी, और ऐसे में मनरेगा शुरू हुआ या दूसरी योजनाएं शुरू हुई या फूड सिक्योरिटी एक्ट, सबको भोजन का अधिकार की बात शुरू हुई, तो किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया कि ठीक है, हमारा तो घर ठीक चल रहा है, गरीब का घर भी ठीक ठाक चल जाए, चलो अच्छा ही है। लेकिन जब अपने घर पर प्रभावित चीजें करने लगती हैं, तो फिर लोगों को ऐतराज होना शुरू करना पड़ता है। लेकिन ये जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए, इसके बाद से एक बड़ा सबक कि लोकतंत्र में चर्चा करना जरूरी है। बहुमत के आधार पर आप अगर आपको बहुमत हासिल है, तो इसका मतलब आप एक तरफा फैसला करें, ये नहीं चलेगा। संसद को विश्वास में लेना जरूरी है, लेकिन इस काम में और तेजी लाए जाने की भी जरूरत है। समझाने की कोशिश में भी तेजी लाए जाने की जरूरत है, क्योंकि देश को आर्थिक सुधार चाहिए, बड़े पैमाने पर चाहिए। कृषि क्षेत्र में भी आर्थिक सुधार चाहिए। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। ये बात भारत का किसान भी समझता है, ये बात भारत सरकार भी समझती है, और मोदी सरकार भी अच्छी तरह से समझती है। लेकिन फिलहाल तो सरकार बैकफुट पर है। फिलहाल तो सबकी नजरें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हैं, जिसके नतीजे बहुत कुछ निर्भर करेंगे कि आर्थिक सुधार गति पकड़ते हैं या फिर चीजें वापस पुराने ढर्रे पर चली जाती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।